क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। तभी वहाँ पर काले वस्त्र पहनी हुई एक बूढ़ी औरत तांत्रिक के पास आकर खड़ी हो गई। तू इस भयानक जंगल में आधी रात के समय यहाँ क्या कर रही है? वो औरत उसे कुछ बताने लगी। उसकी बात सुनकर तांत्रिक रहस्यमयी अंदाज में उसकी ओर देखकर बोला, ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन याद रखना, उसके बाद तुम्हारी बेटी को मेरे हर आदेश को मानना होगा। मुझे मंजूर है। रुक्मणी अपने घर की छत पर अपनी माँ के साथ बैठी हुई बातें कर रही थी कि तभी आकाश में काले बादल घिर आए। वाह माँ, आसमान की काली घटा बता रही है कि कुछ ही देर में बारिश शुरू होने वाली है। बेटी, तू मनाली में रहती है और मनाली में तो कभी भी बारिश हो सकती है। रुक्मणी की माँ ने इतना कहा ही था कि तभी बारिश शुरू हो गई, मगर अगले ही पल रुक्मणी और उसकी माँ की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गईं। माँ, ये कैसी बारिश है? ये तो खून है। जल्दी से अंदर चलो बेटी, मुझे तो बड़ा ही डर लग रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। रुक्मणी की माँ ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक रुक्मणी के शरीर की खाल बुरी तरह से गलने लगी। अगले ही पल रुक्मणी कंकाल बनकर वहां पर गिर पड़ी। रोहन, सौम्या और वरुण एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए रुक्मणी की मौत के बारे में चर्चा कर रहे थे। मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तुम दोनों ने रुक्मणी की बॉडी देखी थी ना? हाँ, देखी थी। बॉडी के नाम पर सिर्फ उसका कंकाल बचा था। मुझे तो लगता है कि ये सब वही कर रही है। बकवास बंद करो वरुण, वो मर चुकी है। हाँ, जानता हूँ कि वो मर चुकी है, लेकिन तुम दोनों ये क्यों नहीं सोचते कि उसके मरने के बाद ही ये सब कुछ हुआ? रुक्मणी की माँ बता रही थी कि वो और रुक्मणी छत पर बैठी हुई थी और अचानक से खून की बारिश होने लगी और रुक्मणी का शरीर तेजी से गलने लगा। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि उस खूनी बारिश में दोनों भीगी थी, तो फिर उसकी माँ को कुछ क्यों नहीं हुआ? यही बात तो मैं तुझे बताना चाह रहा हूँ यार, कि उस मौत की बारिश में सिर्फ रुक्मणी ही क्यों मरी, क्योंकि वो हमारे साथ उस घटना में शामिल थी। तभी सौम्या के मोबाइल की घंटी बज उठी। सौम्या मोबाइल की स्क्रीन पर नंबर देखकर उन दोनों की ओर देखकर बोली, माँ का फोन है, मुझे घर जाना होगा, हम इस बारे में कल चर्चा करेंगे। सौम्या की बात सुनकर वो तीनों रेस्टोरेंट से बाहर निकले ही थे कि तभी आकाश काले बादलों से घिर गया और अगले ही पल तेज वर्षा होने लगी। उस वर्षा को देखकर उन तीनों की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गईं। जल्दी से रेस्टोरेंट के अंदर चलो, ये तो वही खूनी मौत की बारिश है। वरुण और रोहन तेजी से भागते हुए रेस्टोरेंट के नजदीक पहुंचे ही थे कि तभी उन दोनों के कानों में सौम्या की चीख टकराई। उन दोनों ने देखा कि सौम्या का शरीर खूनी बारिश से भीगकर गीला हो चुका था और सौम्या का कंकाल सड़क पर पड़ा हुआ था। अब तो तुझे मुझ पर विश्वास हो गया ना? अब सिर्फ हम दोनों ही जीवित बचे हैं। मुझे लगता है कि हम दोनों को किसी से मदद मांगनी चाहिए। लेकिन किससे? मैं एक साधु महाराज को जानता हूँ। सुबह होते ही हम उस साधु महाराज से मदद मांगने के लिए चलेंगे, नहीं तो अगली खून की बारिश में हम दोनों में से किसी एक का नंबर होगा। अगली सुबह वरुण और रोहन जंगल में बनी हुई एक झोपड़ी के अंदर खड़े हुए थे, जहाँ एक साधु आंखें बंद किए बैठा हुआ था। अचानक वो साधु अपनी आंखें खोलकर उन दोनों की ओर देखकर बोला, तुम दोनों के ऊपर मौत का साया मंडरा रहा है। कुछ कीजिए साधु महाराज, वरना वो मौत की बारिश हम दोनों को भी मौत की नींद सुला देगी। कोई तो ऐसी बात है जो तुम दोनों मुझसे छुपा रहे हो, मुझे पूरी बात बताओ। वरुण कुछ सोचते हुए
साधु की ओर देखकर कहता है, आज से 2 महीने पहले की बात है। साधु महाराज, हमारे कॉलेज में दिशा नाम की एक लड़की पढ़ती थी। वरुण, रोहन, सौम्या और रुक्मणी कॉलेज की कैंपस में बैठे हुए थे कि तभी उनकी नजर कॉलेज की सबसे रहस्यमयी लड़की दिशा पर पड़ी। रोहन सौम्या की तरफ देखकर बोला, सौम्या, तुम्हें दिशा का बर्ताव कुछ अजीब सा नहीं लगता? शायद तुमने दिशा के बारे में वो अफवाहें नहीं सुनी। कैसी अफवाहें? मैंने सुना है कि इस कॉलेज में दिशा जिस किसी से भी दोस्ती करती है वो कुछ दिनों बाद लापता हो जाता है। अच्छा, और अब तक कितने लापता हो चुके हैं? कोई गिनती नहीं है, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो दिशा के खिलाफ कुछ बोल सके या उसके खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज कर सके। मैं इन बकवास बातों को नहीं मानता। मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना है। अच्छा, तो फिर आज रात हम दिशा के घर पर चलेंगे। उसका घर शहर से दूर है और वो अपने घर में अकेली रहती है। उसके परिवार में कोई नहीं है। आजकल उसकी दोस्ती हमारे क्लास के हैंडसम बॉय राहुल से है और सुना है कि राहुल दिशा के घर से देर रात तक वापस लौटता है। आधी रात के समय रोहन दिशा के घर की तरफ अपनी कार दौड़ाए जा रहा था। कुछ ही देर में वो चारों दिशा के घर की दीवार के बगल में खड़े होते हैं, जहां पर एक बड़ी सी खिड़की लगी हुई थी जो कि टूटी हुई थी। जरा खिड़की से झांक कर तो देख, दिशा नजर आ रही है क्या? रोहन ने जैसे ही खिड़की के अंदर झांका तो उसके गले से एक जोरदार चीख निकल गई। क्या हुआ? वरुण कांपता हुआ तीनों दोस्तों की ओर देखकर बोलता है, तुम तीनों खुद क्यों नहीं देख लेते? उन तीनों दोस्तों ने जैसे ही देखा तो उनकी भी आंखें डर से फटी की फटी रह गई। उस कमरे के अंदर कटा हुआ सर पड़ा हुआ था और वहां पर ढेर सारे इंसानी खोपड़ियों के कंकाल पड़े हुए थे। दिशा काले कपड़े पहनी तेज आवाज में मंत्रों का जाप कर रही थी। अचानक उसकी नजर खिड़की पर चली गई। रोहन, वरुण, सौम्या और रुक्मणी दौड़ते हुए कार में बैठ गए। रोहन तेज स्पीड से कार चलाने लगा। अचानक दिशा बिजली की रफ्तार से दौड़ते हुए उनकी कार के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई और अजीब सी निगाह से देखने लगी। वरुण, अब क्या करें? ये इतनी तेजी से यहाँ पर कैसे आ सकती है? कार को तुरंत इसके ऊपर चढ़ा दो, वरना ये हमें यहाँ से किसी भी हाल में जिंदा नहीं जाने देगी। ये चुड़ैल हमें भी मार देगी। रोहन ने अपनी कार की स्पीड तेज कर दी। रोहन की कार दिशा को रौंदते हुए आगे बढ़ गई। वरुण की पूरी बात सुनकर उस साधु ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद वो आंखें खोलते हुए उनकी ओर देखकर कहते हैं, तुम और तुम्हारे दोस्त मूर्ख थे। तुम जिसे कॉलेज की आम लड़की समझ रहे थे, वो दरअसल एक डायन माँ की डायन बेटी थी और वो अकेली नहीं थी। क्या कहना चाहते हैं आप साधु महाराज? मैंने अपनी तंत्र शक्ति से पता लगाया है कि वो अपनी माँ के साथ रहती थी। उसकी माँ अभी भी जीवित है। जिस रात तुम सब दोस्तों ने अपनी कार से उस डायन को कुचला था, वो बारिश की रात थी। उस डायन की माँ एक तांत्रिक की मदद से तुम्हारे दोनों दोस्तों की जान लेने में कामयाब हो चुकी है। अब केवल तुम दोनों ही बचे हो। तुम दोनों के मरने के बाद उसकी डायन बेटी दिशा जीवित हो जाएगी और वो तांत्रिक उस डायन से हर वो काम करवाएगा जो मानवता के खिलाफ होगा। चलो मेरे साथ। इतना कहकर वो साधु वरुण और रोहन को घने जंगलों की ओर ले गया, जहां पर वो तांत्रिक एक औरत के साथ आंखें बंद करके काले मंत्रों का जाप कर रहा था। उसके ठीक सामने एक औरत की लाश पड़ी हुई थी। वो लाश दिशा की थी। तभी वो तांत्रिक आंखें खोलता हुआ साधु की ओर देखकर कहता है, तू यहाँ किस कारण से आया है साधु? तुझे क्या लगता है तू इनकी मदद कर पाएगा? हाँ, कर पाऊंगा। इन दोनों ने और इनके दोस्तों ने मेरी बेटी को मारा है। तेरी बेटी एक डायन थी। यहाँ से चला जा साधु। मैं जानता हूँ
कि तूने इस तांत्रिक की मदद से खूनी मौत की बारिश करवाकर उन 2 लड़कियों की जान ली है। हाँ, और अब इन दोनों को मारकर मैं अपनी बेटी को जीवित करूंगी। यही मैंने तांत्रिक के साथ सौदा किया है। और तू इस सौदे में कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। इतना बोलकर साधु ने अपनी झोली से एक लाल रंग का सिंदूर निकालकर दिशा की लाश पर फेंक दिया। अचानक दिशा के शरीर में आग लग गई। ये तूने क्या किया? मैं जानता था कि तुम तीनों दिशा की काली आत्मा से जुड़े हुए हो। इसके शरीर का जैसे ही अंत होगा, तुम दोनों का भी अंत हो जाएगा। कुछ ही देर में दिशा का शरीर जलकर राख हो गया। तांत्रिक और वो औरत भी चीखते हुए राख बन गए और हर तरफ सन्नाटा छा गया। उन दोनों का अंत हो चुका था। विक्रम और करण दोनों भाई थे। दोनों मिलकर अपने नाना नानी के गांव में अपने प्रोजेक्ट के लिए आए थे, जिनमें उन्हें भारतीय स्मारकों के बारे में लिखना था। गांव के पीछे एक छोटा सा पहाड़ था और उसमें एक पुराना सा किला। विक्रम और करण दोनों वहां जाना चाहते थे। बेटा, तुम लोग मुझसे कुछ भी मांग लो, मैं दे दूंगा, पर किले में जाने की इजाजत नहीं दे सकता। नाना जी, आप 21वीं सदी के होके भी ये सब भूत प्रेत की बातों पे विश्वास रखते हो? नानी, आप समझाओ ना इन्हें। इस प्रोजेक्ट में पास होना बहुत जरूरी है, मेरे और भैया के लिए। देखो बच्चों, तुम्हारे नाना का डराना बिल्कुल जायज है। इस गांव के कई नौजवान मरे हैं उस लाल चुड़ैल के चलते। तुम दोनों यहाँ जितनी मर्जी रह लो, पर किले में कभी मत जाना। विक्रम और करण को अपने नाना नानी को निराश नहीं करना था, पर जब से उन्हें किले में जाने से मना किया गया था, तब से उनके मन में उस किले के बारे में जानने की इच्छा और बढ़ गई थी। भैया, दिन भर हम गांव में घूमते रहते हैं। अगर हम बीच में थोड़ी देर के लिए किले पे चले जाएं, तो नाना नानी को कैसे पता चलेगा? छोटे, ये बात तो मैंने भी सोची थी, पर हमें किले तक लेके जाएगा कौन? पहाड़ का जंगल इतना घना है, हम जरूर खो जाएंगे। हाँ, और गांव वाले सब वहाँ जाने के लिए मना करते हैं। दोनों भाई गांव में चलते चलते ये सब बातें कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक औरत पहाड़ की ओर चढ़ रही थी। वो भागकर उसके पीछे गए। सुनिए, जरा सुनिए, हमें ऐसे भागते हुए देख के डरिए मत, हम बस आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। वो औरत कुछ नहीं बोलती, बस दोनों को देखती ही रहती है। फिर एक मीठी मुस्कान देती है, मानो कह रही हो कि पूछो, क्या पूछना है? आप पहाड़ के ऊपर जा रही हैं? वो औरत अपना सिर हिलाते हुए हाँ कहती है। पर इस पहाड़ के ऊपर एक चुड़ैल रहती है ना? वो औरत अपना सिर हिला के नहीं कहती है। वो आगे चलते हुए अपने हाथ से दोनों को बुलाती है और दोनों भाई उसके पीछे चल पड़ते हैं। दोनों भाई हंसते और बातें करते पहाड़ के ऊपर तक पहुंच जाते हैं। किले के आगे पहुंच के उन्होंने देखा कि वो औरत गायब हो गई थी। वाह, ये किला तो फोटो से कहीं ज्यादा सुंदर है। करण उत्सुकता से किले के अंदर जाने लगता है। अचानक किले के दरवाजे खुलते हैं और अंदर वो गूंगी औरत खड़ी है। आप अंदर कब गईं? हम तो आपको ढूंढ रहे थे। वो औरत अपना मुंह खोलती है और दोनों भाई दंग रह जाते हैं। उसका मुंह बहुत ही डरावना था। उसके दांत नुकीले लोमड़ी के जैसे थे और जीभ सांप के जैसे बीच में से कटी हुई थी। वो अपनी बहुत ही डरावनी आवाज में बोलती है, आओ, मेरे घर के अंदर आओ। भागो, ये तो चुड़ैल है, भागो भैया भागो। विक्रम और करण दोनों बहुत डर जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। विक्रम तो किले से थोड़ा दूर था, तो वो झट से मुड़ के भागने लगता है, पर करण किले के दरवाजे के बिल्कुल पास था और वो चुड़ैल अपनी जीभ को झट से लंबा करके करण को अंदर खींच लेती है। विक्रम भागता गया। जब तक वो गांव नहीं पहुंचा, वो नहीं रुका। पीछे मुड़ के देखने पे उसे दिखता है कि पहाड़ के ऊपर खून की बारिश हो रही है। विक्रम रोते हुए अपने नाना नानी के घर चला जाता है। विक्रम बेटा, क्या हुआ? तुम ऐसे बेहाल क्यों दिख रहे हो? नाना जी, वो करण, पहाड़, नाना जी मेरा भाई। विक्रम अच्छे से कुछ कह नहीं पाता।
पर नाना जी उसकी बात समझ जाते हैं। मैंने मना किया था तुम दोनों को, मत जाओ ऊपर पहाड़ में, वहाँ खून की बारिश हो रही है। मतलब अब करण इस दुनिया में नहीं रहा। नाना नानी और विक्रम सब रोने लग जाते हैं। सारे गांव वाले भी पहाड़ के ऊपर हो रही खून की बारिश को देखकर दुख जताते हैं। दूसरी सुबह विक्रम उठ के उस चुड़ैल से बदला लेने की सोचता है। ये मुमकिन नहीं है विक्रम, उस चुड़ैल से आज तक कोई नहीं जीत पाया है। मैंने अपना छोटा भाई खोया है नाना जी, मैं कोशिश किए बिना तो हार नहीं मानने वाला। ठीक है, अगर तुमने ठान लिया है तो सुनो, उस चुड़ैल को अपने शिकार के खून से ताकत मिलती है और उसे पानी से डर लगता है। तो अगर किसी तरह हम उसे पानी से नहला दें या वो पानी में डूब जाए तो उसे मारा जा सकता है। ये तो आसान है, बस किसी तरह उस किले तक बहुत सारा पानी ले जाना पड़ेगा। बेटा, अगर इतना आसान होता तो हम अभी तक मार चुके होते उसे। किसी भी प्रकार का पानी उस पहाड़ में जाते ही खून बन जाता है, इसलिए हम उसे कभी भी पानी से मार नहीं पाएंगे। ठीक है, मैं समझ गया, उसे गांव के अंदर ही पानी में डुबोना पड़ेगा। पर हम ऐसा करेंगे कैसे? विक्रम गांव वालों के साथ मिलके पहाड़ के ठीक नीचे एक तालाब बनाता है और उस तालाब को पानी से भर के उसे पत्तों और झाड़ियों से ढक देता है। ये तालाब तो बना लिया, पर अब उस चुड़ैल को कैसे लाओगे यहाँ? उस दिन वो यहीं से ऊपर जा रही थी, मैं इंतजार करूंगा उसका, एक न एक दिन वो जरूर आएगी। विक्रम हर दिन जाके उस तालाब के पास बैठता था। हफ्ता बीत गया और वो चुड़ैल नहीं आई। विक्रम अब हार मानने लगा था कि एक दिन वो चुड़ैल उसी रास्ते से गुजरी। वो विक्रम को तालाब के सामने खड़ा देखकर उसके पास गई। आप पहाड़ के ऊपर जा रहे हो? चुड़ैल मुस्कुरा के उसे अपना हाथ देती है ताकि वो पहाड़ के ऊपर ले जा सके, पर विक्रम झट से उसका हाथ खींच लेता है और उसे छुपे हुए पानी के तालाब में गिरा देता है। ओह, बचाओ, पानी, पानी से निकालो, तुझे कोई नहीं बचाने आएगा। कुछ देर बाद चुड़ैल का छटपटाना बंद हो जाता है और वो उसी पानी में डूबकर पिघल जाती है। गांव वाले उस चुड़ैल से छुटकारा पाकर खुश हो जाते हैं और विक्रम का शुक्रिया अदा करते हैं।